मैं ये कह रहा था इलेक्ट्रोलाइट क्या होता है, ये पता है आपको? कुछ नहीं पता। देखो इलेक्ट्रोलाइट होते क्या है, पहले तुम 100% काला हुआ होगा इसमें, पहले से वाइट करो, है ना। ये इलेक्ट्रोलाइट क्या होता है, अगर आपको कोई सॉल्ट है, सॉल्ट सुना है आप, पहले आपने सॉल्ट के बारे में सुना, सॉल्ट क्या होता है? सॉल्ट सॉल्ट क्या होता है? हाँ, नमक NaCl होता है सॉल्ट है। अरे सॉल्ट तो कोई भी होते हैं जिसके बीच में क्या हो, आयनिक कंपाउंड हो, वो सॉल्ट होते हैं, उन्हें सॉल्ट बोलते हैं। चाहे NaCl हो चाहे KCl हो, जो इसमें आयनिक कंपाउंड होंगे वो सॉल्ट होंगे। ये जो सॉलिड स्टेट में है, काय के अंदर सॉलिड स्टेट में, तो कैटायन और एनायन के बीच में कैसा होता है? इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है, होता नहीं होता है? कैटायन और एनायन के बीच में इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा, होगा। जो ये इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, ये बहुत ही स्ट्रांग होता है। तो सॉलिड में अगर सॉलिड आप नमक लेंगे, सॉलिड सॉल्ट लेंगे, कोई NaCl लेंगे, KCl लेंगे, तो वो बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होते हैं। ये बात हमने सॉलिड स्टेट में पढ़ी थी, ये बात नहीं पढ़ी तो आप समझ लो, है ना, ये बात है ना, ठीक है। और दूसरी बात क्या, दूसरी बात ये कि आप इसको अगर मोल्टन स्टेट में डालेंगे तो क्या में डालेंगे सर? मोल्टन स्टेट में। ये मोल्टन स्टेट में क्या मतलब क्या है? मोल्टन में क्या है, ये Na और Cl के बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? थोड़ा कम हो जाएगा, तो ये पार्टिकल मूवमेंट करने लगेंगे। तो मोल्टन में ये NaCl का मूवमेंट रहेगा, तो ये गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होती है कोई सॉल्ट का अगर मोल्टन फॉर्म हो तो, ठीक है। अब इलेक्ट्रोलाइट क्या है? अब जैसे कोई मान लो कोई एक पानी है और पानी में आप डाल दो नमक, पानी में नमक डाल दो तो क्या होगा बाबू? है क्या होगा? तो कैटायन और एनायन जो होंगे वो अलग अलग हो जाएंगे, है ना, ठीक है, डिसोसिएट हो जाएंगे, है ना, सोडियम प्लस में और क्लोरीन, सोडियम पॉजिटिव में और क्लोरीन नेगेटिव में, ऐसे हो जाएंगे। अच्छी बात है। अब ये फ्री है, ये चार्ज फ्री है, तो अब ये इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट कर सकते हैं, तो हम बोलेंगे भैया ये इलेक्ट्रोलाइट तैयार हो गया, ठीक है। आगे बात समझ में? अच्छा, दूसरी ये जो पिघला हुआ है मोल्टन, ये भी क्या है? इलेक्ट्रोलाइट है। ये भी, ये मोल्टन वाला फॉर्म कौन सी है? हाँ, अब मैं कह रहा हूँ ये HCl है, ये कौन है? एसिड बेस, ये तो पता ही तुम्हें एसिड है। और ये क्या है में होगा? आयनाइज हो जाएगा, डिसोसिएट हो जाएगा? ये हो जाएगा आपका, ये क्या हो जाएगा आपका? आयनाइज। और ये तो आयनाइज था ही पहले से, ये क्या होता है? डिसोसिएट। ये हो गया आपका आयनाइज, तो पानी के अंदर जाके H+ और Cl नेगेटिव बन गया। अब इसके सॉल्यूशन को बोलेंगे इलेक्ट्रोलाइट। तो इलेक्ट्रोलाइट क्या होते हैं? एक तो गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होते हैं, और उसका चार्ज कैरियर क्या होते हैं? कैटायन और एनायन होते हैं, ठीक है। इसी वजह से चार्ज कैरी होता है उसके अंदर। तो इलेक्ट्रोलाइट क्या होते हैं? गुड भी होते हैं और बैड भी होते हैं। गुड कैसे होते हैं? मतलब जो गुड मतलब स्ट्रांग जो होते हैं, है ना। स्ट्रांग इलेक्ट्रोलाइट कौन होते हैं? मेनली क्या बोलते हैं भैया? स्ट्रांग और वीक। स्ट्रांग इलेक्ट्रोलाइट मान लो आपका ये NaCl है, ठीक है। अगर ये 100 है और ये टूट गए 50 सोडियम में और 50 क्लोरीन में, ना 100 सोडियम में और 100 क्लोरीन में, तो 100% टूट गया ना ये। तो 100% टूट गया मतलब कैसा आया? अल्फा कैसा है इसका? अल्फा 1। बहुत बढ़िया। डिग्री ऑफ डिसोसिएशन कितना है इसका? कितना है इसका? 100% है। अल्फा क्या है? 1 है, ठीक है। जो वीक होते हैं वो पार्शली होते हैं बेचारे, है ना, और वो अल्फा उनका 100% नहीं होता। मतलब कहने का मतलब अल्फा जो होता है 1 नहीं होता, 1 से क्या होता है? कम होता है। वीक एसिड और वीक बेस भी क्या होते हैं? वीक इलेक्ट्रोलाइट होते हैं। अब वीक बेस कौन सा है पता है कोई नाम? ये रहा वीक बेस, NH4 पॉजिटिव और OH नेगेटिव, ये बेचारा वीक बेस है। वीक एसिड कौन है? ये रहा वीक एसिड, एसिडिक एसिड, सबसे फेवरेट, हर बुक में एग्जाम्पल ये रहता है ना। और कौन सा है वीक एसिड? ये 10th में पढ़े होगा, H2CO3, है ना, 2H+, 2H+, 2H+ CO3 नेगेटिव। तो बात समझ में आ गई। ये ऑर्गेनिक एसिड मोस्टली क्या होते हैं? सारे के सारे क्या होते हैं? वीक एसिड होते हैं, है ना। ऑर्गेनिक एसिड, ऑर्गेनिक बेस, है ना, कैसे होते हैं? वीक होते हैं। अच्छा, एक बात और, ये कोई ऑर्गेनिक एसिड ऐसा होता है जो थोड़ा सा
स्ट्रॉन्ग हो। ऑर्गेनिक एसिड मोस्टली क्या होते हैं? वीक। पिगरिक एसिड जो होता है पिगरिक, वो कैसा होता है? स्ट्रॉन्ग। पिगरिक एसिड फार्मूला पता है पिगरिक एसिड का? ना पता, कोई बात नहीं। यूँ देखोगे फिनॉल पढ़ लो, फिनॉल पे यहाँ पे NO2 लगा दो, जब ऑर्गेनिक पढ़ोगे तो आ जाएगा समझ में कि ये पिगरिक एसिड होता है। ये कैसा एसिड है भाई? स्ट्रॉन्ग एसिड है, लेकिन कैसा है? ऑर्गेनिक। तो ऑर्गेनिक एसिड होने के बावजूद भी कैसा है ये? स्ट्रॉन्ग। अच्छा, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट क्या होते हैं ये बताओ? स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट जो कंप्लीटली आयनाइज हो जाए। अच्छा, 100%। तो स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस क्या होते हैं? और सॉल्ट? सॉल्ट हमेशा स्ट्रॉन्ग रहते हैं क्या? फॉर एग्जाम्पल NaCl हमेशा टूट जाएगा ये है? अच्छा, कभी कुछ ऐसे वाले जो होते हैं सॉल्ट AgCl वगैरह, ट्रांजिशन एलिमेंट वाले, पढ़े हो उसके अंदर इक्विलिब्रियम के अंदर इनकी सॉल्युबिलिटी कैसी होती है? बेकार। जो सॉल्युबिलिटी बेकार है तो आयनाइजेशन भी बेकार ही होगा, है ना। तो जो लेस सॉल्युबल होते हैं ये वाले जो होते हैं थोड़े कैसे होते हैं? अच्छे डिसोसिएट नहीं होंगे, है ना। तो बात करते हैं कंडक्टेंस की। कंडक्टेंस पढ़े हो फिजिक्स में? है कंडक्टेंस क्या है? मान लो ये है, अच्छा वायर में पढ़ाएं इलेक्ट्रोलाइट में पढ़ाएं? हमारा चैप्टर तो पूरा का पूरा इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में इलेक्ट्रोलाइट ही पढ़ाना पड़ेगा, है ना। तो इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री तो क्या है? इलेक्ट्रिकल एनर्जी और केमिकल एनर्जी का खेल है सारा। इलेक्ट्रिकल एनर्जी केमिकल में और केमिकल इलेक्ट्रिकल एनर्जी में, है ना, आपस में ऐसा होता रहेगा। और उससे पहले से पढ़ने आपको इलेक्ट्रोलाइट पढ़ना था, हमने इलेक्ट्रोलाइट पढ़ा लिया, क्या होता है इलेक्ट्रोलाइट, इंट्रोडक्शन हमने समझ लिया। अब ये है कि इस सॉल्यूशन के अंदर हमने कैटायन आयन डाल दिया इसके अंदर। क्यों भैया? कैटायन कोई कुछ बच्चा गायब लग रहा है मुझे, कुछ कमी सी लग रही है मुझे किसी, वसीम की ना, वसीम इज नॉट है, वसीम है या? अच्छा, तो उसकी कमी लग रही है शायद, वो अपनी वो धोने गया है जैकेट। ये अब्दुल्ला बुलाने गया वो, तो याद आया अब्दुल्ला कहने गया ना। तो यहाँ पे ये जो है आपका क्या है? ये सॉल्यूशन। अब ये सॉल्यूशन में क्या डाले हुए हैं? कैटायन और एनायन। अच्छा, अभी पढ़ोगे केमिस्ट्री, उसमें पढ़ोगे फिजिक्स में, तार हो, तार मेटल हो, उसके अंदर इलेक्ट्रॉन फ्लो में, वो गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होता है ना। तो उसमें क्या पढ़े? रेजिस्टेंस पकड़े होगे इसमें। अच्छा, इसमें नहीं पढ़े? फिजिक्स में क्या है? सिर्फ मेटल है, ये इलेक्ट्रोलाइट नहीं, मेटलिक है ना हमारा। इसमें हमारा ज़्यादा तो है उधर ध्यान है, इधर, ठीक है। अब वहाँ में और यहाँ में फ़र्क बता देंगे, इसमें थोड़ा कहीं पे जगह फ़र्क है तो वो हम बता देंगे। ये हमारी कंडक्टिविटी, यहाँ हमने एक इलेक्ट्रोड डाल दिया यहाँ पे। इलेक्ट्रोड का मतलब क्या? कोई रॉड, उसे बोलेंगे इलेक्ट्रोड। कोई रॉड इलेक्ट्रोलाइट के अंदर डाल दी, वो क्या हो गया? इलेक्ट्रोड। उसमें यहाँ लगा दी बैटरी, एक तरफ पॉजिटिव चार्ज लगा दिया और एक तरफ क्या लगा दिया? निगेटिव चार्ज। बैटरी में दो ही तो है, सेल के पीछे भी पॉजिटिव निगेटिव लिखा है ना, ऐसा। तो ये भाई साहब कैटायन है, और इसमें से कुछ कौन है? एनायन भी है। तो कैटायन कहाँ जाएंगे? कैथोड पे, और एनायन कहाँ जाएंगे? एनोड पे। क्योंकि जिस रॉड पे कैटायन जाएंगे उसका नाम पड़ गया कैथोड। कैथोड क्यों पड़ा? कैटायन किस पे गए? जिस पे कैटायन गए उसका नाम पड़ गया कैथोड। कैटायन कौन? जो कटा हुआ है, ये ऐसा है आयन, ये एनायन, इसे काट दिया तो कैटायन हो गया, ठीक है। तो कैटायन और एनायन, समझ में आ गई बात। जो कैटायन कौन सा वाला है? पॉजिटिव वाला। पॉजिटिव वाला कैटायन जाएगा कैथोड पे और एनायन जाएगा एनोड पे, ठीक है। यहां से जो कैटायन है, कैटायन फॉर एग्जांपल कौन? मैंने नमक ले लूं Na+ वाला, NaCl वाला। तो इसको क्या होगा? यहां से भाई साहब इलेक्ट्रॉन कैटायन है ये, यहां से देखो ये बैटरी का नेगेटिव पार्ट लगाया गया, यहां पे इलेक्ट्रॉन की सप्लाई हो रही है, तो कैटायन जाएगा भैया, वो मतलब ये इलेक्ट्रॉन यहाँ आएगा, ये यहाँ जाएगा। इलेक्ट्रॉन जो होता है वो भैया रॉड के अंदर, मेटल के अंदर जो होता है, आयन सॉल्यूशन के अंदर आ जाएगा, तो ये जाएगा इधर। तो ये भाई साहब कौन है? पॉजिटिव है, इनके ऊपर क्या लगा हुआ है? चार्ज। इनके चार्ज को हटाना है, तो ये अपने ऊपर से चार्ज हटाएंगे, तो कैसे चार्ज हटेगा? प्लस है चार्ज, तो इनके पास एक इलेक्ट्रॉन की कमी है, नहीं है? अगर इनके पास एक इलेक्ट्रॉन की कमी है तो इनको एक इलेक्ट्रॉन चाहिए है, क्यों भैया सर, है ना, इनको एक इलेक्ट्रॉन चाहिए। अब इलेक्ट्रॉन लेने के इनको कहाँ जाना पड़ेगा? जिस रॉड के पास इलेक्ट्रॉन होंगे। तो किस रॉड के पास इलेक्ट्रॉन है? ये वाली रॉड के पास क्या है? इलेक्ट्रॉन है। कहाँ से आए? बैटरी से आए। ऊपर बैटरी लगी हुई नहीं लगी हुई है, ठीक है।
तो इनको इलेक्ट्रॉन दे दिया, तो इसके ऊपर चार्ज है तो ये न्यूट्रल हो जाएगा फिर इलेक्ट्रॉन लेके, क्योंकि सोडियम पॉजिटिव का मतलब क्या है, एक इलेक्ट्रॉन की कमी। तो भाई साहब ये हो गया, तो ये रॉड पे यहाँ पे गया और यहाँ पे जाके चिपक गया, ये जाके यहाँ पे लग गया, यहाँ पे सोडियम ऐसे लगना शुरू हो जाएगा। तो जब इलेक्ट्रॉन लेते हैं तो ये काय पे जाएगा, ये कौन है, कैटायन, तो कैटायन काय पे जाएगा, तो मैं इस रॉड का नाम क्या बोल दूं, कैथोड। बढ़िया नाम है कैथोड, है ना। अच्छा, अब एनायन भी तो है कोई, ये रहा एनायन Cl नेगेटिव। अच्छा, ये रिएक्शन कौन सी पे हो रही है, कैथोड पे हो रही है ना, एट कैथोड। इतना क्लियर हो गया। अब एक एनायन है, एनायन कैसा है, नेगेटिव। अच्छा, एनायन नेगेटिव है। अब कह रहा है मेरे ऊपर Cl जो है यहाँ पे एनायन है, ये रहा Cl, ये रहा Cl आयन। अब कह रहा है मेरे ऊपर चार्ज है, तो बोले चार्ज उतारो मेरे ऊपर से। तो चार्ज कैसे उतारेगा, कोई इसका इलेक्ट्रॉन ले लेगा, तो इलेक्ट्रॉन कौन लेगा, ये यहाँ पे क्या लग रहा है, पॉजिटिव। तो बैटरी का ये किधर कह रहा है इलेक्ट्रॉन दो में है, तो इलेक्ट्रॉन मिल जाएगा इसे, और ये इलेक्ट्रॉन ये आएगा यहाँ, क्लोरीन एटम यहाँ पे आएगा, ये जो है ना ये आ जाएगा यहाँ Cl एटम, तो एक इलेक्ट्रॉन निकाल दे। अब Cl एटम से कोई बात तो बन नहीं रही, Cl एटम कह रहा है यार एक Cl और आ जाए तो मैं Cl2 बना के चुप निकल लूंगा ऊपर को, क्लोरीन बन के Cl2 बन के, अभी तो एटम में है ना ये, ठीक है। फिर एक दूसरा Cl एटम आ जाएगा, तो कितने एटम हो जाएंगे यहाँ पे, 2 एटम हो जाएंगे इन दोनों आयन से। तो ये रिएक्शन कहाँ पे होगी, ये एनायन है, एनायन है, ये क्या होगी फिर इसी बात पे, एनोड होगी। तो एट एनोड पे कौन सी रिएक्शन होगी, एनोड पे रिएक्शन होगी ये वाली, है ना। तो कैटायन पे समझ में आ गई बात। अच्छा, तो ये रिएक्शन हो गई, तो ये Cl मिलकर क्या बन जाएगा, Cl2। Cl2 क्या होती है, गैस। और जब गैस यहां से निकल जाएगी यहां से एनोड से, जब गैस को निकलेगी उसको बोलते हैं लिबरेटेड, गैस लिबरेट होगी। गैस लिबरेट कहां पे होगी, एनोड पे, कैथोड पे, एनोड पे। और कैथोड पे क्या होगी, डिपॉजिट। क्या डिपॉजिट होगी, सोडियम, सोडियम की डिपॉजिट हो रही है, ठीक है। तो इस सॉल्यूशन के अंदर हमने क्या डाला था, नमक, यही नमक NaCl, है ना, NaCl डाला। अभी हमने उसे NaCl डाला तो उसमें क्या थे, कैटायन और एनायन, कैटायन एनायन हमने डाल दिए। अब वो कैटायन एनायन हमने फिर वो रॉड डाल दी, उनको बोल दिया हमने इलेक्ट्रोड। हम जब कैटायन एनायन, जब हमने नमक को डाला तो वो क्या बन गया, इलेक्ट्रोलाइट बन गया था ना, उसमें हमने क्या डाल दी, रॉड, रॉड क्या बन गई, इलेक्ट्रोड। अब उसमें हमने लगा दी बैटरी, है ना, जैसे एक तरफ इलेक्ट्रॉन आया एक तरफ से इलेक्ट्रॉन खींचेगी बैटरी। तो जहां से क्या नाम है, कैटायन जाएगा कैथोड पे, एनायन जाएगा एनोड पे। देखो यहां क्या है, अगर यहां पे कितने इलेक्ट्रॉन है, 2। अगर इस रिएक्शन को कंबाइन करके लिखी जाए तो क्या बनेगा, ये 2 Cl आयन, Cl2 गैस, और क्या बनेगा, 2 इलेक्ट्रॉन। यही तो बनेगा बाबू, क्यों वसीम बाबू, यही बनेगा, चलो कोई बात नहीं। तो ये बनेगा Cl2, आ गए तुम। Cl2 क्या बनेगी, गैस, है ना, Cl2 बनी। अब ये भाई साहब इसने 2 इलेक्ट्रॉन लिए तो भैया इसको भी 2 इलेक्ट्रॉन दो। अगर बैटरी में कह रहा है एनायन जो है 2 इलेक्ट्रॉन ले रहे हैं, तो कहां से देंगे, सोडियम 2 इलेक्ट्रॉन निकालेगा ना, यहां 2 इलेक्ट्रॉन जब ऐसे होकर जाएंगे तो 2 इलेक्ट्रॉन जैसे इधर आ जाएंगे, तो इसको भी 2 इलेक्ट्रॉन दो। तो 2 इलेक्ट्रॉन की, तो 2 सोडियम 2 इलेक्ट्रॉन और 2, इस तरीके से ये रिएक्शन होगी बैलेंस। 2 सोडियम ने 2 इलेक्ट्रॉन निकाले, एक सोडियम एक निकालता है तो 2 सोडियम कितने निकालेंगे, 2 निकालेंगे, तो 2 सोडियम बन जाएगा, सॉरी निकालेंगे कोई, गेन करेंगे, है ना। एक सोडियम एक गेन करता है तो 2 सोडियम 2 गेन करेंगे, और क्या बन जाएगा, सोडियम बन जाएगा, सोडियम सॉलिड बन जाएगा। इतने समझ में आ गई बात। तो ये दो जो इलेक्ट्रॉन से लिए किससे लिए, क्लोरीन ने निकाले भैया। तो 2 इलेक्ट्रॉन कौन निकालेगा, 2 क्लोरीन के एनायन निकालेंगे, ये निकल गए। इतनी बात समझ में आ गई। देखिए जब इलेक्ट्रॉन निकलता तो उसे बोलते हैं क्या, रिडक्शन, है ना। और यू का हो गया ऑक्सीडेशन। तो रिडक्शन और ऑक्सीडेशन दोनों एक साथ होते हैं इसके अंदर, इलेक्ट्रोलाइट सेल के अंदर, रिडक्शन और ऑक्सीडेशन। तो क्या बोलते हैं इसको, रिडॉक्स रिएक्शन। रिडक्शन का आरईडी, रिडक्शन भी होती है इसके अंदर, और ऑक्सीडेशन भी होता है, रिडक्शन भी होगा और ऑक्सीडेशन भी होगा, इसे बोलेंगे रिडॉक्स रिएक्शन।
रिडक्शन भी होगा और ऑक्सीडेशन भी होगा। कोई आपत्ति? आपको कोई आपत्ति? तो क्यों बोल रहे हो आप लोग? मुझे बोलने दो, है ना। कोई आपत्ति हो तो बताओ, दर्ज करा दो, यहाँ पे लिख दो कॉपी पे। हाँ, रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रॉन इज कॉल्ड ऑक्सीडेशन। आप लोग गलत हुआ है थोड़ा, तो ठीक कर लो। ठीक है, रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या होगा? देखो ऐसे याद रखो, कभी भूलोगे नहीं। मेटल है, मेटल के अंदर ऑक्सीडेशन होता है, और मेटल की बहुत सारी प्रॉपर्टी होती है। 10th का 9th 10th पढ़ते हैं ना, लस्टर होता है, ब्रिटल होता है, ये होता है, ब्रिटल नहीं होता, वो होता है, लस्टर होता है, मेलेबल होता है, डक्टाइल होता है, तो और सोलनस होता है, ये बातें पढ़ते हैं। लेकिन मेन प्रॉपर्टी जो है उसकी लूजिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन, वो मैं आपको मैच कर जाएंगे नॉन मेटल में। बोले गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होता है, बोले तो ग्रेफाइट भी तो गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होता, तो फिर तो ग्रेफाइट भी नॉन मेटल हो गया, वो मेटल हो गया, जबकि वो नॉन मेटल होता है, कार्बन का बना हुआ होता है। तो मेन जो प्रॉपर्टी है मेटल की वो लूजिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन है, और जो इलेक्ट्रॉन लूज करेगा वो मेटल, जो इलेक्ट्रॉन गेन करेगा वो नॉन मेटल। मेन ये है, इसमें नहीं हो सकता कि मेटल भी इलेक्ट्रॉन गेन करेगा, जबरदस्ती कराएगा ना, जबरदस्ती कराओ तो कर लेगा, वरना वैसे नॉर्मल पे वो ऐसा नहीं करेगा वो। इतना बात समझ में आ गई? तो ऑक्सीडेशन कौन करते हैं? जो इलेक्ट्रॉन लूज करते हैं, हाई, और रिडक्शन जो इलेक्ट्रॉन गेन करते हैं। तो इस तरीके से इलेक्ट्रोलाइटिक सेल के अंदर रिडॉक्स रिएक्शन होती है, ऐसी इलेक्ट्रोकेमिकल सेल के अंदर रिडॉक्स रिएक्शन होती है। तो कहने का मतलब हमें ऑक्सीडेशन और रिडक्शन हमें खूब अच्छा खासा इसमें पढ़ना पड़ेगा। तो आप इसमें बहुत सारी डेफिनेशन होती है ऑक्सीडेशन की और रिडक्शन की। तो आप मेन याद रखिए कि गेनिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन रिडक्शन और लूजिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन ऑक्सीडेशन, है ना। इतना से आपसे इलेक्ट्रोकेमिकल सेल में काम चल जाएगा। तो भैया जो अब बात करते हैं हम कंडक्टेंस की, है ना। तो कंडक्टेंस को समझाने के लिए थोड़ा सा दिमाग में ये बात लानी बहुत जरूरी थी। तो कंडक्टेंस का मतलब क्या है? देखो, रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज, चार्ज के फ्लो होने का रेट, रेट मतलब स्पीड। दिमाग में जब भी रेट लिखे केमिस्ट्री में हो तो एकदम स्पीड या वेलोसिटी ध्यान में रखो। तो बोले चार्ज कितनी स्पीड से फ्लो हो रहा किसी इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूशन के अंदर, तो वो क्या कहलाएगा? कंडक्टेंस। अगर वो दिक्कत हो रही है तो भैया कंडक्टेंस कम है, अगर अच्छे से फ्लो नहीं हो रहा तो कंडक्टेंस कम है, और अगर कोई अच्छे से फ्लो हो रहा तो कंडक्टेंस ज्यादा है। और कंडक्टेंस का उल्टा क्या होता है? रेजिस्टेंस, है ना। कंडक्टेंस का उल्टा रेजिस्टेंस। अच्छा फिजिक्स में कंडक्टेंस को कैसे करते हैं? सी से, सी से रिप्रेजेंट करते हैं कि चलो सी से करते हैं, और हमारे यहाँ से करते हैं जी से। हमारी एनसीईआरटी में जी से लिखा है, सी से कर लो, जी से, है ना। केमिस्ट्री में जी से। तो कंडक्टेंस को कैसे करेंगे हम? जी से रिप्रेजेंट। तो ज्यादा कंडक्टेंस हमारे में है नहीं, बस कंडक्टिविटी वगैरह ज्यादा डिस्कस होगी। तो कंडक्टेंस ये है। तो इस पूरे, ये कोई सॉल्यूशन है, छोटा सा है, बड़ा है, थोड़ा है, कम है, 1 मोल का, 2 मोल का, आधे मोल का, आधे मोल इलेक्ट्रोलाइट, 3 मोल इलेक्ट्रोलाइट, कोई मतलब नहीं, सॉल्यूशन है ना। सॉल्यूशन में जो चार्ज के फ्लो होना कैसा है, चार्ज कैसे फ्लो हो रहा है। चार्ज अच्छा फ्लो हो रहा है तो कंडक्टेंस अच्छा आएगा, और चार्ज फ्लो बेकार हो रहा है तो कंडक्टेंस कम आएगा, उसे बोलेंगे जी। ठीक है, जो भी इसका कंडक्टेंस, जो भी इसका वो होगी, फ्लो होगी, जो रेट है, जो स्पीड है फ्लो होने की, उसको बोलेंगे हम कंडक्टेंस। चार्ज के फ्लो होने की स्पीड को बोलेंगे हम, या रेट को बोलेंगे हम कंडक्टेंस जी। इतना क्लियर हो गया? ऐसे क्या होता है मेटेलिक कंडक्टेंस? क्या होता है? जो मेटल होता है, रॉड, ये जो होते हैं तार, जो होते हैं तार मेटल के, कॉपर के और इसके एल्युमिनियम के, इसमें इलेक्ट्रॉन फ्लो होता है। तो उसमें इलेक्ट्रॉन के फ्लो अगर इजीली हो रहा है तो भैया कंडक्टेंस अच्छा है, अगर इलेक्ट्रॉन इजीली फ्लो नहीं हो रहा तो कंडक्टेंस कैसा है? बेकार है, बुरा है, एकदम अच्छा नाम है ना। ठीक है, इतनी बात समझ में आ गई। तो वहां पे चार्ज कैरियर कौन होते हैं? मेटालिक के अंदर, मेटालिक के अंदर कौन होते हैं? इलेक्ट्रॉन। और यहाँ पे कौन होते हैं? कैटायन और एनायन, मतलब आयंस होते हैं। इतनी बात समझ में आ गई। कैटायन और आयंस क्या होते हैं? इसके चार्ज कैरियर होते हैं। ठीक है, अच्छा, तो कंडक्टेंस इतना समझ में आ गया, जी होता है। अच्छा, अब रेजिस्टेंस की बात कर लें थोड़ी सी, है ना। रेजिस्टेंस क्या होता है? तो रेजिस्टेंस क्या होता है? कंडक्टेंस का रेसिप्रोकल, है ना। तो रेजिस्टेंस जो होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है लेंथ के, ये पढ़े हो आप। और इनवर्सली प्रोपोर्शनल होते हैं किसके? ये देखिए, खटाखट पढ़े हुई बात है। तो ये मेटालिक में ऐसे ही होता है, मेटालिक कंडक्टेंस में ऐसे होता है ना। हमारे यहाँ इसमें भी इलेक्ट्रोलाइट के अंदर भी ऐसे होता है। ये कैथोड है और ये एनोड है। तो जितनी यहां से यहां दूरी ज्यादा होगी, ये दूर बड़ा बर्तन होगा, बड़ा वेसल होगा, बड़ा इलेक्ट्रोलाइटिक सेल होगा, तो बड़ी दूर होंगी। तो देखो, अब कोई एक कैटायन है, कैटायन जा रहा है
है ना, जा रहा और काफी दूर है, तो कैटायन के फ्लो होने में दिक्कत आएगी। कैसे दिक्कत आएगी? जैसे कैटायन तो इधर जा रहा है, कैटायन इधर जा रहा है और इधर से कैटायन इधर जा रहा है ना, और एनायन किधर जा रहा है? इधर। तो ये तो जा रहा है कैटायन और इधर जा रहा है एनायन। बोले एनायन से कह रहा हेलो, बोले हाँ हाउ आर यू, कैसे हो? बोले बढ़िया है। किधर जा रहा हो? बोले इधर। बोले मैं किधर जा रहा हूँ? इधर। बोले तुम इधर क्यों जा रहे हो? बोले मैं कैटायन हूँ, मैं कैथोड की तरफ जा रहा हूँ। क्योंकि कैथोड कैसी है? निगेटिव चार्ज। कैटायन पॉजिटिव है और तो कौन सी रोड पे जाएगा वो? निगेटिव पे ना, अपोजिट पे ना। तो कैटायन पॉजिटिव और एनायन निगेटिव। तो कैटायन किधर जाएगी? कैटायन किधर जाएगा? कैथोड पे। तो कैथोड कैसा है? पॉजिटिव। तो कैथोड वो जो पॉजिटिव है, अब ये जो एनायन कैटायन जा रहा है उधर, वो कैसी है? निगेटिव। कौन? कैथोड निगेटिव है ना, और एक निगेटिव इधर से भी तो जा रहा है एनायन एनोड पे, इसमें तो अट्रैक्शन हो सकता है। तो ये कैटायन और ये एनायन, कैटायन जा रहा है इधर और एनायन जा रहा है इधर, पानी के अंदर ऐसे कैटायन और एनायन, तो आपस में इंटरेक्शन होगा नहीं होगा? है ना। तो ये जितना सफर करेगा वो, इतने लोग इसको मिलेंगे, है ना, इतने सफर मिलेंगे, इतने लोग मिलेंगे। जितना सफर लंबा होगा तो इतना ही उसको परेशानी होगी चलने में। अगर सफर छोटा होगा, लेंथ कम होगी, है ना। तो रेजिस्टेंस क्या होगा? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके होगा? लेंथ के। इतनी बात समझ में आ गई, है ना। अच्छा, एक बात और, अब ये जो कैटायन एनायन होते हैं, ये पानी के अंदर जैसे जाएंगे एक्वस में, तो इनके ऊपर पानी की लेयर्स आ जाती है। इसको बोलते हैं, क्या बोलते हैं इसको? क्या बोलते हैं? कैटायन जब पानी के अंदर जाते क्या बोलते हैं? हाइड्रेशन। क्या बोलते हैं? सॉल्वेशन एनर्जी पढ़िए, हाइड्रेशन एनर्जी पढ़िए। अच्छा, सॉल्वेशन या कह लो हाइड्रेशन, कोई और दूसरा सॉल्वेंट होगा तो सॉल्वेशन बोलेंगे। तो एकदम जैसे कैटायन होगा तो चारों तरफ पानी लग जाता है, उसके ऊपर वाटर मॉलिक्यूल लग जाते हैं। वाटर मॉलिक्यूल क्या होता है? वाटर मॉलिक्यूल जो होता है एक डाइपोल होता है ना, तो वो पानी इसकी तरफ लग जाएगा। कैटायन के ऊपर भी पानी लग गया और एनायन भी सराउंडेड हो गया, किससे? वाटर से ना, है ना। तो जब वो जाएगा तो उसके ऊपर एक तरह से चादर उड़ी हुई होगी, किसकी? पानी की। किसके ऊपर? कैटायन के ऊपर। तो कैटायन जा रहा है पानी के साथ, सराउंडिंग में पानी है और बाकी भी पानी है। तो एक बॉल सी समझो, एक कैटायन की, उसके ऊपर पानी है, वो मूवमेंट कर रहा है। तो कैटायन का कैटायन के साथ कैटायन का पानी भी जा रहा है ना, क्योंकि वो चिपका हुआ है, मूवमेंट कर रहा है ना। और बाकी पानी है, वो पानी, बाकी पानी और कैटायन के ऊपर जो पानी है, दोनों पानी है, पानी और पानी में क्या होगा? पानी में फ्रिक्शन होगा नहीं होगा? फ्रिक्शन मतलब विस्कोसिटी होगी नहीं होगी? तो है ना, जब मूवमेंट करेगा तो विस्कोसिटी होगी। तो जितना लंबा सफर होगा, जितनी लेंथ ज्यादा होगी, इतना रुकावट ज्यादा आएगी नहीं आएगी? तो लेंथ के रेजिस्टेंस क्या होता है? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। रेजिस्टेंस मतलब जो रोके फ्लो होने को, तो जितनी लेंथ होगी इतना ही क्या होगा? इतना ही रेजिस्टेंस ज्यादा होगा। बात समझ में आई नहीं आई? है ना। तो लेंथ के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है रेजिस्टेंस। जितनी लेंथ ज्यादा होगी, रेजिस्टेंस ज्यादा होगा, मतलब फ्लो होने में प्रॉब्लम होगी। आगे बात समझ नहीं? जितनी लेंथ होगी इतने ही कैटायन आएंगे। इधर से कोई कैटायन जा रहा है, इधर से एनायन आ रहा है, थोड़ा सा अट्रैक्शन से रुक रहा है, फिर अगला आ रहा है, उससे रुक रहा है, फिर आगे वाले से रुक रहा है। अगर कैटायन में लेंथ छोटी है तो एक दो से रुकेगा, झट पहुंच जाएगा। तो ये कैटायन से एनायन के जैसे पहुंच गया तो इलेक्ट्रॉन पकड़ लिया, कंडक्टिविटी पूरी हो गई। तो पहुंचने तक कैटायन की कैथोड तक और एनायन के एनोड तक पहुंचने को ये बोलते हैं कि ना भैया ये मूवमेंट कर दिया, आयन की मोबिलिटी। तो कंडक्टिविटी यहीं से मेजर करते हैं कितनी देर में पहुंच रहा है वहां पे। एक सेकंड के अंदर कितनी देर में कितने कैटायन एनायन पहुंच रहे हैं? अरे बस समझ, कितने मोल पहुंच रहे हैं उधर, किधर पहुंच रहे हैं? कैथोड पे और एनोड के ऊपर। ठीक है, इतनी बात समझ में आ गई? तो इतनी बात समझ में नहीं आई हो तो कोई बात नहीं, इसके लिए दूसरी बात सोचो। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है लेंथ की रेजिस्टेंस, है ना। इतनी बात समझ में आ गई? और एरिया क्या होती है? इनवर्सली प्रोपोर्शनल। एरिया क्या होती है? इनवर्सली प्रोपोर्शनल। क्यों होती है भैया इनवर्सली प्रोपोर्शनल? जैसे एरिया बढ़ेगा, जब एरिया बढ़ेगा, मान लो 10 कैटायन थे और 10 एनायन थे, वो थोड़े से पानी में थे, थोड़ा एरिया बढ़ा दिया, चौड़ा कर दिया इसे, इसके तले को, है ना, एरिया बढ़ा दिया। ठीक है, अब एरिया बढ़ाने से क्या होगा? दूर हो जाएंगे, रेजिस्टेंस कम हो जाएगा। कैटायन इधर जा रहा है, एनायन इधर जा रहा है, थोड़ा दूर हो गया। अब इंटर आयनिक अट्रैक्शन कैसा हो जाएगा? कैटायन एनायन कम हो जाएगा। तो आसानी से अपने मकसद पे, कैटायन कैथोड पे और एनायन एनोड पे चुपचाप चला जाएगा। बीच में जो है छेड़छाड़ बंद,
है ना, कैटायन एनायन को रोक, उनमें भी तो आपस में तो इंटरेक्शन होगा। वो कह रहे हैं तो फिर वहां क्यों जा रहा है, उन्हीं के साथ हो जाए बात, तो वो चार्ज ज्यादा है, ये चार्ज कम है ना। कैटायन एनायन का इतना इंटरेक्शन नहीं जितना वो है। और कैटायन एनायन के ऊपर क्या लगा हुआ है, पानी लगा हुआ है, एक्वस बोलते हैं, Na पॉजिटिव एक्वस। Na पॉजिटिव एक्वस का मतलब क्या होता है, सोडियम कैटायन पे वाटर मॉलिक्यूल सराउंडेड है, ये मतलब उसका एक्वस का मतलब, ठीक है। Cl नेगेटिव एक्वस, एक्वस का मतलब है Cl एनायन पे पानी मॉलिक्यूल चिपके पड़े, तो बॉल पे कोई चिपक जाए, कोई चिपका दो ना, ऊन की बॉल होती है ऐसे। तो ये दोनों बातें समझ में आ गई। अब फ्रॉम फर्स्ट एंड फ्रॉम सेकंड, तो क्या होगा, रेजिस्टेंस क्या होगा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल लेंथ के और इनवर्सली प्रोपोर्शनल एरिया के, है ना। अब ये प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट हटा दो, तो ये क्या आ गया, रो लेंथ और ये, इतनी बात समझ में आ गई है। V इक्वल टू आई आर पढ़े ओम्स लॉ, ओम्स लॉ, और रेजिस्टेंस की यूनिट भी ओम ही हुए, है ना, ओम ही है ना। तो रेजिस्टेंस की यूनिट क्या है, ओम, हरिओम, है ना, जो भी। तो अब आपको ये फॉर्मूला समझ में आ गया। बोले ये क्या चीज है जो आपने ये लगाया प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट, बोले अभी बता रहे हैं। बोले बताओ तो फिर। बोले लेंथ को अगर आप इसकी लेंथ को 1 सेंटीमीटर कर दो, है ना, और एरिया को 1 सेंटीमीटर स्क्वायर, सब कुछ 1 सेंटीमीटर हो जाए, इसमें यूनिटी हो जाए, यूनिटी मतलब जो है लेंथ 1 सेंटीमीटर और एरिया 1 सेंटीमीटर स्क्वायर कर दो, तो इसकी जगह क्या जाएगा, इसकी जगह 1 तो रेजिस्टेंस किसके बराबर हो जाएगा, रो के। अच्छा, मतलब ये है कि अगर हम एक ऐसा इलेक्ट्रोलाइटिक सेल लें जिसकी लेंथ 1 सेंटीमीटर हो और एरिया कितना हो, 1 सेंटीमीटर स्क्वायर हो, तो इसका मतलब जो भी उसको रेजिस्टेंस आएगा उसे बोलते हैं रेजिस्टिविटी। अगली मेरी बात समझ में, रेजिस्टिविटी किसे बोलते हैं, अरे रेजिस्टेंस को ही बोलते हैं। बोले कब, बोले स्पेसिफिक कंडीशन में। बोले कौन सी स्पेसिफिक कंडीशन, जब लेंथ और एरिया दोनों क्या हो जाए, 1 हो जाए, मतलब यूनिटी हो जाए। इतनी बात समझ में आ गई आपके, है ना, है ना, समझ में आ गई बात। अच्छा, तो बोले ये रेजिस्टेंस है, बोले हाँ। बोले ये क्या है फिर, बोले ये इसी के बराबर है, ये भी रेजिस्टेंस ही है। बोले हमेशा रहेगा, बोले नहीं हमेशा नहीं। बोले कब रहेगा, स्पेसिफिक कंडीशन में। बोले स्पेसिफिक कंडीशन कौन सी, जब लेंथ, आप इसका कोई इलेक्ट्रोलाइट सेल लें, आप उसकी लेंथ 1 सेंटीमीटर और एरिया कितना लें, 1 सेंटीमीटर स्क्वायर, तब लें, तो क्या हो, ये भी यूनिटी हो जाएगा, ये भी यूनिटी, तो बोले तब होगा। तो बोले अगर हम इसको रेजिस्टेंस बोल दें और इसको क्या बोलते हैं, स्पेसिफिक रेजिस्टेंस, तो क्या बोलेंगे इसको, स्पेसिफिक रेजिस्टेंस। और ये क्या चीज है, ये रेजिस्टेंस। तो समझ में आया रो क्या आता है, रो क्या है, स्पेसिफिक रेजिस्टेंस, है ना। तो आप इतनी बात समझ लो कि अगर ये थोड़ा बड़ा हो, ये 1 सेंटीमीटर ना हो लेंथ, एरिया ना हो, खूब इस रूम के बराबर हो, कोई इसके अंदर सॉल्यूशन भरा हो, तो तब इस पूरे रूम का जो रेजिस्टेंस होगा उसे तो रेजिस्टेंस बोलेंगे। लेकिन इस रूम के थोड़े से हिस्से का, कौन से हिस्से का, 1 सेंटीमीटर क्यूब का, लेंथ 1 सेंटीमीटर, एरिया 1 सेंटीमीटर स्क्वायर, तो वॉल्यूम कितना हो गया, 1 सेंटीमीटर क्यूब। इसका 1 सेंटीमीटर क्यूब निकाल लो एक, बोले उतने सॉल्यूशन का जो रेजिस्टेंस होगा उसे बोलेंगे स्पेसिफिक रेजिस्टेंस। तो स्पेसिफिक रेजिस्टेंस क्या है, ये बड़ा सा खूब सारा है, तो बड़े वाले को तो बोलेंगे रेजिस्टेंस, लेकिन इसके 1 सेंटीमीटर क्यूब वॉल्यूम को इतना सा इलेक्ट्रोलाइट निकाल लो, उसका जो रेजिस्टेंस होगा वो स्पेसिफिक रेजिस्टेंस होगा। और स्पेसिफिक रेजिस्टेंस का दूसरा नाम बोलते हैं रेजिस्टिविटी। क्या बोलते हैं, रेजिस्टिविटी। तो स्पेसिफिक रेजिस्टेंस या रेजिस्टिविटी क्या होती है, जब आप किसी स्पेसिफिक थोड़े से की बात करें कि भाई इतना बड़ा रूम है, इसको आपने एक इलेक्ट्रोलाइटिक सेल बना दिया, सब इसमें इलेक्ट्रोलाइट भर दिया, कैथोड लगा दी, एनोड लगा दी, है ना। अब इसमें बोले इस पूरे का जो होगा, जो रुकावट होगी उसे बोलेंगे रेजिस्टेंस, है ना। जो कैटायन आयन को जो प्रॉब्लम आ रही है, उसके रेट में जो प्रॉब्लम आ रही है, रेट फ्लो होने के रेट में, उसे क्या बोलेंगे, रेजिस्टेंस। बोले लेकिन 1 सेंटीमीटर क्यूब वॉल्यूम जो होगा, वॉल्यूम कितना हो, 1 सेंटीमीटर क्यूब, इतने में इतने का निकाला जाए, स्पेसिफिक इतने का निकाला जाए, इस पूरे का सिर्फ इतने का निकाला जाए, तो बोले उसको बोलेंगे रो, स्पेसिफिक रेजिस्टेंस या रेजिस्टिविटी। जैसे आप कहते हैं ना मोलरिटी निकालनी है, आपका बड़ा सॉल्यूशन है, 10 लीटर है, उसके अंदर 10 मोल पड़े हुए हैं,
तो मोलिटी क्या होती है 10 मोल पर 10 लीटर, तो कितना आ गया 1 मोल पर 1 लीटर, तो 1 लीटर के हिसाब से निकाल दी। तो मोलिटी क्या होती है, इतना बड़ा सॉल्यूशन है, बोले पूरे सॉल्यूशन की मत बताओ, पूरे सॉल्यूशन में पूरा सॉल्यूशन का वॉल्यूम कितना है ये मत बताओ, या पूरे सॉल्यूशन में कितने मोल है ये मत बताओ, हमें तो पर लीटर के हिसाब से बता दो कि 1 लीटर में कितने मोल है, तो ये होती है मोलरिटी। तो बोले ये रेजिस्टेंस पूरे का आ रहा है, बोले ये मत बताओ हमें तो ये बता दो 1 सेंटीमीटर क्यूब में कितना रेजिस्टेंस है, जो 1 सेंटीमीटर क्यूब में जितना रेजिस्टेंस होता है उसको बोलते हैं रेजिस्टिविटी या फिर स्पेसिफिक रेजिस्टेंस। समझ में आ गई बात, आगे स्पेसिफिक रेजिस्टेंस समझ में आ गया, और उसी को क्या बोलते हैं रेजिस्टिविटी। अब यूनिट निकाल लेते हैं कि भैया ये आर की यूनिट क्या है ओम, अब रेजिस्टिविटी की यूनिट निकाल लेते हैं। चलिए यहां से मैं हटा दूं, ये सब इसी पेज पे कर लेते हैं सब। देखिए ये हमारा फॉर्मूला था R इज इक्वल टू एल अपॉन ए, आर क्या ही, आर की यूनिट क्या ही ओम है ना, रो लेंथ कितना ही सेंटीमीटर और ये कितना ही सेंटीमीटर स्क्वायर, तो ये से ये कट गया, ये क्या बचा सेंटीमीटर, तो रो की यूनिट क्या हो गई, रो की यूनिट हो गई ओम सेंटीमीटर, है ना। ये हो सकता है कि मैं एनसीईआरटी को थोड़ा अलग तरीके से कुछ चीजें पढ़ा रहा हूँ, लेकिन मैं गलत नहीं पढ़ाऊंगा आपको, वो चीज़ पढ़ाऊंगा नहीं, मैं छोड़ दूंगा तो पता ही चल पाएगा कब छोड़ दिया, अगर मुझे कोई चीज़ नहीं आती होगी। और जो कोर्स वाली चीज़ तो ऐसी है नहीं जो नहीं आती होगी, है ना। समझ में आ गई बात। अब आते हैं कंडक्टेंस पे। तो कंडक्टेंस को यहाँ किससे रिप्रेजेंट करता है, जी से। अच्छा पाल जी, सुनो जी, कहे जी, तो जी से करेंगे। अब वसीमा इसे देख ले सर, जी क्या है जी, हाँ ये तो रेजिस्टेंस के उल्टा होता है नहीं होता है, बताओ होता है बेटा, होता है, ठीक है। और रेजिस्टेंस क्या बोलते हैं हम, रेजिस्टेंस का फॉर्मूला क्या था हमारा, रेजिस्टेंस वाला फॉर्मूला क्या था रो एल अपॉन, यहाँ पुट कर दूं मैं वैल्यू, कर दो, क्या लिखूं मैं, रो एल अपॉन ए, तो ए चला जाएगा ऊपर, तो जी क्या हो जाएगा, देखो जी इज इक्वल टू 1 अपॉन रो और ए अपॉन एल, ठीक है, ये फॉर्मूला हो गया। अब 1 अपॉन रो को बोलेंगे कप्पा, जैसे जैसे कंडक्टेंस रेजिस्टेंस का रेसिप्रोकल है, जैसे उल्टा है, ऐसे ये क्या चीज था, स्पेसिफिक रेजिस्टेंस है ना, तो ऐसे स्पेसिफिक रेजिस्टेंस का उल्टा होगा स्पेसिफिक कंडक्टेंस, है ना। तो रो बराबर क्या होता है कप्पा, कप्पा क्या होता है, के की तरह होता है, ये छोटा होता है, ये बड़ा होता है, तो जी इज इक्वल टू कप्पा, अब वो अब्बा कह रहा है, बिलाल है, कौन कह रहा है अब्बा, ए अपॉन एल, फिर तो जी इज इक्वल टू के ए अपॉन एल, आगे बात समझ में। अच्छा तो ये कप्पा है, और कप्पा ये क्या है, देखो अगर एरिया 1 सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाए और लेंथ कितनी हो जाए 1 सेंटीमीटर, इसका मतलब वॉल्यूम कितना हो 1 सेंटीमीटर क्यूब हो, है ना, ये तो बात है। तो क्या में जो आपका कंडक्टेंस है वो किसके बराबर हो जाएगा, कप्पा के, मतलब स्पेसिफिक कंडीशन में, कौन सी स्पेसिफिक, ये वाली स्पेसिफिक कंडीशन में जो कप्पा है वो कंडक्टेंस के बराबर होता है, लेकिन सिर्फ कब, स्पेसिफिक कंडीशन में। तो उसे कहा बोलेंगे स्पेसिफिक कंडक्टेंस, है ना, स्पेसिफिक कंडक्टेंस। ये क्या चीज है कंडक्टेंस, और ये क्या है स्पेसिफिक कंडक्टेंस। तो स्पेसिफिक कंडक्टेंस होता क्या है, स्पेसिफिक कंडक्टेंस कुछ नहीं होता, बोले जब एक स्पेसिफिक वॉल्यूम के लिए बात की जाती है, कितना वॉल्यूम 1 सेंटीमीटर क्यूब, कोई बहुत सारा इलेक्ट्रोलाइट है तो सिर्फ 1 सेंटीमीटर क्यूब के लिए बताओ कितना कंडक्टेंस होगा, वो कप्पा कहलाएगा। जैसे हम बोलते हैं ना कि 1 लीटर के लिए बताओ क्या कंसंट्रेशन होगी, कितने मोल होंगे, बोले हमारे पास तो 10 लीटर पानी है और उसके अंदर 50 मोल है, बोले ऐसे मत बताओ, पर लीटर के हिसाब से बताओ, तो ये होती है ना कंसंट्रेशन, मोलरिटी होती है ना। तो ऐसे इसमें बोले परसेंट, बोले इतना सारा इलेक्ट्रोलाइट है 3 लीटर, चले आप चुप हो, बोले क्या, बोले 1 सेंटीमीटर क्यूब के लिए बताओ, बोले कितना 1 सेंटीमीटर क्यूब के लिए कितना कंडक्टेंस होगा, वो होगा स्पेसिफिक कंडक्टेंस। समझ में आ गई बात।
तो अब बात कर रहे हैं यूनिट की। यूनिट तो पता होनी चाहिए, है ना, किसकी, और कंडक्टेंस की पता होनी चाहिए, और स्पेसिफिक कंडक्टेंस की भी। स्पेसिफिक कंडक्टेंस को दूसरी बात क्या बोलते हैं, कंडक्टिविटी। तो कंडक्टिविटी और स्पेसिफिक कंडक्टेंस दोनों बातें क्या हैं, एकदम कतई एक है, कोई भी फर्क नहीं है इसमें, ठीक है। गंगाधर ही शक्तिमान है और शक्तिमान ही गंगाधर है, और सुहेल ही स्टैंड मास्टर है। गैप सुहेल कोई नया स्टैंड नहीं डालेगा, हम तो तुम्हारे उसमें इंतजार में हैं, कोई ग्रुप पे कोई फोटो आए बाइक पे खड़े हुए लहराते हुए ऐसे स्विमिंग पूल में ऐसे करते हुए, करते रहे करो। नीड की तैयारी में इतना प्रेशर मत लो, कुछ ना कुछ स्टंट मारते रहो। अब देखो, अब कुल मिला के हमारे पास G इक्वल टू क्या आ गया भाई साहब, कप्पा और क्या A/L। आ जाओ कुछ बात। और R क्या था, R क्या था, रेजिस्टिविटी, और A/L। तो आओ कुछ बात सीखे। अगर किसी से कोई सेल है, उसका एरिया कांस्टेंट हो, उसकी लेंथ कांस्टेंट हो। अब इसके अंदर आपने इसमें आपने क्या डाल दिया, नमक NaCl डाल दिया, NaCl का इलेक्ट्रोलाइट डाल दिया, तो आपने तब कंडक्टिविटी निकाल दी। बर्तन एक ही है, इसकी लेंथ और एरिया सेम है, कांस्टेंट है। फिर आपने दूसरा माल डाल दिया इसके अंदर, KCl के बजाय आपने NaCl डाल दिया, फिर आपने K2SO4 इलेक्ट्रोलाइट डाल दिया, तो सबकी अलग अलग कंडक्टिविटी निकाल ली। बर्तन क्या है, एक। मतलब लेंथ और एरिया क्या है, इसकी सेम होगी नहीं होगी। जब आप बर्तन चेंज नहीं कर रहे, मतलब आप इलेक्ट्रोलाइट जो सेल है उसे चेंज नहीं कर रहे, तो उसका मतलब हर चीज कांस्टेंट है इसकी। चाहे अब आपने इसके अंदर NaCl डाला, चाहे आपने इसके अंदर KCl डाला, तो उसकी लेंथ और एरिया तो चेंज है। एक ही बर्तन में आप चेक कर रहे हैं, तो वो से बोलेंगे सेल कांस्टेंट। तो A/L को बोलते हैं सेल कांस्टेंट। क्या बोलते हैं उसे, सेल कांस्टेंट। इसको G से रिप्रेजेंट करते हैं NCERT में। तो रेजिस्टेंस इक्वल टू क्या होगा, रो इंटू सेल कांस्टेंट। मतलब सेल कांस्टेंट क्या होता है, लेंथ अपॉन एरिया होता है सेल कांस्टेंट। बताइए, हैं सेल कांस्टेंट हमने क्यों बोला, क्योंकि कोई एक सेल है, उसके अंदर आप इलेक्ट्रोलाइट तो चेंज कर रहे हैं, लेकिन सेल की जो बॉडी है, जिससे सेल बना हुआ है, इलेक्ट्रोड हुए, है ना, वो जहां जिस बर्तन में वो इलेक्ट्रोलाइट रखा जाएगा, वो बर्तन की लेंथ और एरिया क्या है, सेम है ना, सेल तो सेम है ना, तो उसे बोलते हैं ये तो चीज तो कांस्टेंट रहेगी, तो इसे बोलते हैं आप सेल कांस्टेंट। ठीक है, अब सेल तो कांस्टेंट, इसकी वैल्यू तो कांस्टेंट है। अब इसके अंदर जो भी आप इलेक्ट्रोलाइट डाल रहे हैं, उसकी ये डालिए वैल्यू, ये निकल के आ जाएगी नहीं आ जाएगी। तो रेजिस्टेंस क्या होता है, रेजिस्टिविटी इनटू सेल कांस्टेंट। समझ में आ गई बात, ठीक है। एक फार्मूला ये नोट कर लो। अब इसकी यूनिट जो निकालने हैं G की, देखो G की यूनिट, G क्या होता है 1/R के बराबर, है ना, और R क्या होता है, ओम। तो इसे आप कैसे कह सकते हो, ओम इनवर्स, ऐसे भी कह सकते हैं ओम इनवर्स। 1/ओम इज इक्वल टू क्या होगा, ओम इनवर्स। या फिर आप कह सकते हैं इसको मोह, इसको उल्टा लिख दो MHO, मोह। या फिर क्या होगा इसे, साइमन, गो बैक, साइमन गो बैक, है ना। बताओ, ये होती है इसकी यूनिट कंडक्टेंस की। बताओ, समझ में आई नहीं आई बात यहां तक। नोट करते रहो साथ के साथ। अब बोले यार इसकी तो निकाल ली, अब इसकी तो निकाल के दिखाओ कि क्या चीज है। बोले स्पेसिफिक कंडक्टेंस है, और क्या नाम, कंडक्टिविटी। और वैसे क्या बोले, कप्पा। तो G की यूनिट क्या है, G इज इक्वल टू Ka/L। ये क्या है, क्या है, ओ यूनिट ओम इनवर्स, ओम नहीं, ओम इनवर्स, या फिर मोह, या फिर साइमन गो बैक। और ये कप्पा, और एरिया की क्या, एरिया की सेंटीमीटर स्क्वायर, और ये क्या है, सेंटीमीटर, ये आती है। ये यहां पे क्या जाएगा, सेंटीमीटर, तो कप्पा इधर जाएगा, और ये सेंटीमीटर बचा भी ना, तो सेंटीमीटर क्या जाएगा यहां, है ना। तो कप्पा क्या हो जाएगा, कप्पा क्या हो जाएगा, कप्पा इज इक्वल टू, कप्पा मतलब बोले तो स्पेसिफिक कंडक्टेंस या फिर कंडक्टिविटी क्या हो जाएगी, साइमन सेंटीमीटर इनवर्स। और साइमन को क्या बोलते हैं, ओम इनवर्स सेंटीमीटर इनवर्स। साइमन को ओम इनवर्स भी तो बोलते हैं, या फिर
मोहो सेंटीमीटर इनवर्स है। ये बात क्यों हो रही है अलग अलग? कोई भी ऑप्शन ऐसे आ जाए कि भाई कौन सी यूनिट सही है तो आपको सब पता हो। भाई मोहो भी कहते हैं उसे, ओम इनवर्स भी कहते हैं उसे, और भैया उसे साइमन भी कहते हैं, साइमन गोबेक भी कहते हैं। अच्छा, यूनिट समझ में आ गई सबकी? ठीक है, जब यूनिट आ गई तो सब यूनिट नोट कर लो, मैं इसे मिटा देता हूँ फिर। तो ये हमने ये निकालनी हमने यूनिट साइमन ओम इनवर्स या साइमन किसकी यूनिट है? ये साइमन कंडक्टेंस की। हमने कंडक्टेंस की भी निकाल ली, ये निकाल ली है ना, तो यहाँ पे थी, और हमने कप्पा की भी निकाल ली यूनिट है ना। अच्छा, सब निकाल ली तो अच्छी बात है, निकाल ली तो अब क्या करें हम बताओ? यूनिट तो हमने निकाल ली। ये फॉर्मूला देख रहे हो आप, ये वाला फॉर्मूला, इसको याद रखना। याद ना रखो तो बना लेना भाई साहब। सेल कांस्टेंट का फॉर्मूला, कभी कभी सेल कांस्टेंट निकालने को आता है क्या? सेल कांस्टेंट दे रखा होता है तो आपको रो या आर वगैरह पूछना होता है। अगर बोले ये जो कंडक्टेंस था, अरे इस आर इससे बना लो फॉर्मूला। रेजिस्टेंस उल्टा क्या है? कंडक्टेंस इज इक्वल टू रो इनटू क्या है? सेल कांस्टेंट, ये तो है ना। तो ये क्या हो जाएगा आपका? देखो ये जी और जी स्टार में क्या फर्क है बताओ? जी का क्या चीज है? कंडक्टेंस, और ये क्या चीज है? हाँ, तो ये फॉर्मूला बन जाएगा इसका ऐसे, है ना। तो कैसे भी आप ले लो इसे, फिर क्या ले लो, यहाँ ले लो, कैसे भी एक्सचेंज कर लो वो तो, है ना। तो कभी आपको ये दे रखा हो, ये दे रखा हो, ये दे रखा हो, कभी कभी क्या दे रखा होता है क्वेश्चन में? देखो यहाँ पे ना रो की जगह का नाम है, क्वेश्चन में दे रखा होता है कंडक्टिविटी। कंडक्टिविटी दे रखी होती है, सेल कांस्टेंट दे रखा होता है तो रेजिस्टेंस पूछता है। या फिर क्या होता है, कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं इसमें ये दे रखा होता है कंडक्टिविटी। ये कंडक्टिविटी नहीं है, ये कौन है? ये रेजिस्टिविटी है ना। तो बोले कंडक्टिविटी दे रखी होगी, तो इसी फॉर्मूले को हम कैसे एक्सचेंज कर लेंगे? 1 अपॉन कप्पा और क्या? सेल कांस्टेंट। तो जब आपको कंडक्टिविटी दे रखी होगी तो आप इसी फॉर्मूले को ऐसे चेंज करके यहां लिख देंगे कंडक्टिविटी। तो क्या होता है? कंडक्टिविटी इंटू रेजिस्टेंस इज इक्वल टू सेल कांस्टेंट। ये फॉर्मूला होता है भाई साहब। बताओ समझ में आया नहीं है? कंडक्टिविटी इंटू रेजिस्टेंस इज इक्वल टू सेल कांस्टेंट। सेल कांस्टेंट बोले तो क्या? जी स्टार, और जी बोले तो कंडक्टेंस। समझ में आ रहा है अभी तक? उम्मीद करते हैं कि बात तक भी समझ में आएगा। टाइप ऑफ कंडक्टेंस पढ़ चुके हैं, बात हो चुकी है। मेटालिक कंडक्टेंस होता है और इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टेंस होता है। मेटालिक में क्या होता है? इलेक्ट्रॉन फ्लो होते हैं, और इसमें क्या होते हैं? जो तार होते हैं, तार में तो इलेक्ट्रॉन फ्लो होता है। क्यों सर? अजरुद्दीन की बात हो रही है। आयन का फ्लो क्या होता है? कैटायन और एनायन क्या होता है? फ्लो ऑफ कैटायन और एनायन। कैटायन एनायन का फ्लो होगा तो क्या होगा? यहाँ पे चार्ज होगा। अच्छा, मास, यहाँ पे मास में कोई कमी नहीं आती। यहाँ पे मास सॉल्यूशन का सारा मास जो कैटायन और एनायन है। क्लोरीन तो मतलब हमने NaCl का एग्जाम्पल लिया था, क्लोरीन तोड़ जाएगी, लिबरेट हो जाएगी। सोडियम यहाँ डिपोजिट हो जाएगा। इस रॉड को बाहर निकालेंगे, छीलेंगे इसे, और सोडियम अलग कर लेंगे, पैकेट में रख कर बेच देंगे उसे, है ना। बड़े बड़े होते हैं। तो मास में चेंज आ रहा है नहीं आ रहा है यहाँ पे? तो इसके अंदर मास में चेंज आता है। किसके अंदर? इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टेंस में। और इसमें कोई मास में कोई चेंज नहीं होता है। ये कोई तार में बिजली चल रही है, पता चला तार का वजन कम हो गया, ऐसा तो होता नहीं है। इसके अंदर केमिकल रिएक्शन होती है। कैसे होती है? Na+, आपने डाला नमक और आपको क्या मिला? क्लोरीन, और क्या मिला? सोडियम मेटल मिला, और क्लोरीन क्या मिली? गैस मिली, है ना। तो केमिकल रिएक्शन हो गई ना। आपने Na+ डाला था तो Na+ की बजाय क्या मिला आपको? मतलब NaCl बना था, नमक डाला था ना, ये सॉल्ट जो खाते हो आप, तो आपको क्या मिल गई? कई डिब्बे आपको क्लोरीन मिल गई, सिलेंडर के ले जाओ घर को, क्लोरीन गैस, और सोडियम मेटल मिल गया। तो केमिकल में चेंज आया नहीं आया? तो आपने क्या करा? इलेक्ट्रिसिटी, यहाँ बैटरी लगाते नहीं लगाते, तो आपने इलेक्ट्रिसिटी दी इसको, और इसके अंदर केमिकल के अंदर क्या हो गया? चेंज आ गया।
आया नहीं आया? इलेक्ट्रिसिटी दी, इलेक्ट्रिकल एनर्जी काय में चेंज हो गई? केमिकल एनर्जी में। तो केमिकल एनर्जी काय के अंदर आ गई? क्लोरीन गैस के अंदर और सोडियम मेटल के अंदर। पहले क्या था? NaCl था। तो केमिकल चेंज आया नहीं आया? तो केमिकल चेंज भाई साहब उसके अंदर आता है। ठीक है, अब कहना टेम्परेचर इंक्रीज होने पे ये डिक्रीज हो जाता है। कभी देखा आपने लखनऊ से हमारा मान लो बिजली लखनऊ से आ रही है, गर्मी हो जाती है, वोल्टेज थोड़े डाउन से पड़ जाए, स्टेबलाइजर खरीद खरीद के लाने लगे लोग कि बोले पड़ोसी के आवे ना आवे हम अपना स्टेबलाइजर पूरा चलाएं कर रहा करके, वो पड़ोसी उससे बढ़ा लिया था, बोले हम हमारा ज़्यादा आएगा। तो क्या होता है कि जब बिजली आती है ना तो रेजिस्टेंस बढ़ जाता है, कंडक्टिविटी कम हो जाती है ना। वजह क्या होती है इसके पीछे? जो ये आपके इलेक्ट्रॉन होते हैं छोटे पार्टिकल है ना, हीट होने पे क्या होते हैं? वाइब्रेट होते हैं, और वाइब्रेट होने से ये आपस में टकराते हैं, कोलिजन करते हैं। जो कैटायन होता है मेटल का उससे टकराते हैं, उससे फ्रिक्शन बढ़ता है, और फ्रिक्शन बढ़ने से क्या बढ़ता है? रेजिस्टेंस बढ़ता है। तो टेम्परेचर बढ़ने पे ये क्या होगा? रेजिस्टेंस तो इंक्रीज होगा और कंडक्टिविटी डिक्रीज होगी। तो गर्मियों में वोल्टेज कैसे आएंगे? कम आएंगे, मतलब करंट जो होगा कम आएगा। ठीक है, अब देखिए यहाँ बात करें, यहाँ क्या हो रहा है? टेम्परेचर इंक्रीज करने से ये क्या कर रहे हैं? इंक्रीज कर रहे हैं। फर्क है नहीं है? ये तो आप फिजिक्स में पढ़े होंगे, फिजिक्स वाले ज़्यादा जानते होंगे इसके बारे में क्या क्या बढ़ता है। हमारा पार्ट जो है ये वाला है। ये क्या है? टेम्परेचर इंक्रीज करेगा तो क्या होगा? इंक्रीज करेगा। अब इंक्रीज करता तो क्यों होता है? इसकी पीछे वजह होनी चाहिए ना। वह जब तुम्हारे इंक्रीज करने पर डिक्रीज हो रहे हो, तो अब ये तो कैटायन और एनायन है। अब पार्टिकल कैसे? इलेक्ट्रॉन के मुकाबले कैसे हैं ये पार्टिकल? बड़े है ना। अगर मुझे हीट करोगे तो मैं वाइब्रेट होऊंगा हल्का सा? नहीं, मैं भी हीट होऊंगा। तो इलेक्ट्रॉन छोटा था तो वाइब्रेशन एनर्जी आ जाती थी उसके अंदर, साइज छोटा होने की वजह से। तो यहाँ पे जब हीट करोगे तो ये जो लिक्विड है आपका, लिक्विड की विस्कोसिटी कैसे हो जाएगी? कम। आप इस हीट करोगे तो लिक्विड की विस्कोसिटी कम हो जाएगी ना। ठीक है, तो ये जो आपका कैटायन एनायन कैसे लिपटे होते हैं? पानी से। जब वो ट्रेवल करेंगे तो क्या होगा? तो फ्रिक्शन कम हो जाएगा ना, विस्कोसिटी कम हो जाएगी, तो आसानी से क्या होगा? स्पीड बढ़ जाएगी, तो आयनिक मोबिलिटी बढ़ जाती है। जब आयनिक मोबिलिटी बढ़ जाएगी टेम्परेचर बढ़ाने से, तो भाई साहब इनकी कंडक्टिविटी बढ़ जाती है। इसमें ये टकराते नहीं है, इनमें तो वाइब्रेशन नहीं बढ़ता है ना। टेम्परेचर बढ़ाने से वॉल्यूम बढ़ जाता है ना। पार्टिकल क्या हो जाएंगे? अलग अलग पार्टिकल हो जाएंगे, दूर दूर हो जाएंगे। ज़्यादा मूड ऑफ हो गया क्या वाले डायलॉग बनने से? झंड मार दी। हाँ, कुछ तो पूछेगी? क्या पूछेगी? क्या? चलो मूड ऑफ हो गया, जब मूड नहीं हो रहा। चलो ज़्यादा करने तो फिर और दोबारा हो जाएगा। अच्छा चलो क्या ये बात समझ में आ गई आपके? टेम्परेचर इंक्रीज करने में ये इंक्रीज क्यों हो रहा है? नहीं समझ में आया तो याद कर लो। कौन सा तुमसे वो पूछ रहा है ना। तो पता होना चाहिए लेकिन कॉन्सेप्ट भी क्यों होता है ना। विस्कोसिटी इंक्रीज हो जाएगी और काइनेटिक एनर्जी तो बढ़ेगी जब इसको हीट करोगे आप, है ना। तो कैटायन एनायन का फ्लो होना आसान हो जाएगा। कब? जब आप टेम्परेचर बढ़ाएंगे। तो इसमें कंडक्टिविटी बढ़ती है, उसमें कंडक्टिविटी कम होती है। और कंडक्टिविटी और रेजिस्टेंस का तो एक दूसरे का उल्टा मामला है। ठीक है, अब इफेक्टिंग फैक्टर देखो। अगर कहना है कि कंडक्टेंस नंबर ऑफ आयंस के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। कोई सॉल्यूशन है उसके अंदर आयन 10 हैं, और कोई दूसरा सॉल्यूशन है उसके अंदर नंबर ऑफ आयन कितने हैं? 20 हैं। तो कंडक्टिविटी किसकी ज़्यादा होगी? 20 की। नंबर ऑफ आयन के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। क्लियर बात? अब दूसरी बात सुनो। अब ये आपका HCl है, ये आपका H2SO4 है। तो HCl कितने आयन देगा? H प्लस और Cl नेगेटिव, 2 आयन देगा। और H2SO4 2H देगा और एक HO4 नेगेटिव। तो टोटल आयन कितने हो गए? 3। तो ये 3 आयन देगा और ये कितने? 2 आयन। तो नंबर ऑफ आयन किसके ज़्यादा है? H2SO4 के। तो कंडक्टेंस किसका ज़्यादा होगा बाबू? H2SO4 का ज़्यादा होगा। H2SO4 का ज़्यादा होगा। अच्छा, अब देखिए ये NaCl है, ये Na2SO4 और Na3PO4। ये कितने हैं? 2। ये कितने हैं? 3। ये कितना है? 3 और 4। तो कंडक्टेंस किसकी ज़्यादा होगी? 4 वाले की, और फिर 3 वाले की, क्योंकि कंडक्टेंस का पे डिपेंड है? नंबर ऑफ आयन पे। अच्छा, अब देखो एक बात और है। अगर जहाँ पे आयन्स बराबर हों, जैसे क्या एग्जाम्पल आपका HCl का और NaCl का, यहाँ पे कितने हैं? 2, और NaCl कितना है? 2, है ना। ठीक है, तो यहाँ पे जो है आपका HN और OH। अगर किसी में HN और OH की कंपेयर हो रही है, यहाँ पे HN आ रहा नहीं आ रहा है, तो हमेशा जिसके अंदर HN होगा
उसकी कंडक्टेंस ज़्यादा होगी, है ना, और जिसके अंदर OH आयन होगा उसकी कंडक्टेंस ज़्यादा होगी। मतलब अगर आप एसिड बेस है कोई तो उसकी कंडक्टेंस सॉल्ट के मुकाबले में ज़्यादा होगी। वजह क्या है इसके पीछे, इन सबको काय के अंदर डालते हैं, पानी के अंदर, ठीक है। इसकी वजह तो ये है ग्रोथ इफेक्ट, ये आपके सिलेबस में है नहीं, मैं आपको बताता हूँ हल्का सा। क्या होता है, आपका पानी होता है, पानी के साथ ये जैसे वाटर होता है ना, वाटर H2O, तो इसके साथ H+ क्या बना लेता है, ये इस तरीके से बॉन्ड बना लेता है, H3 पॉजिटिव बना लेता है, फिर बराबर वाले को इसको बोलते हैं प्रोटॉन ट्रांसफर, तो तेजी के साथ प्रोटॉन ट्रांसफर होता रहता है, तो इसकी आयनिक मोबिलिटी ज़्यादा होती है, किसकी, H+ की और OH आयन की। तो इतना याद रखो आप, इसका क्या होता है ग्रोथ BSc वगैरह में, इसमें MSc वगैरह में ये ग्रोथ इफेक्ट, ठीक है। अब देखो कंडक्टेंस एक तो नंबर ऑफ आयन पे डिपेंड हो गया, नंबर ऑफ आयन अगर एक में कम है एक में ज़्यादा, जिसके नंबर ऑफ आयन ज़्यादा है वो कंडक्टेंस, उसकी कंडक्टेंस ज़्यादा होती है। अच्छा, अब बात कर रहे हैं स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट और वीक इलेक्ट्रोलाइट। अरे साफ पता है, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट की तो कंडक्टेंस ज़्यादा होगी, वीक की क्यों होगी, स्ट्रॉन्ग के 1 मोल डालो, वीक के 1 मोल डालो, 1 मोल उसके टूट जाते हैं, 100% टूटते हैं, वीक के बेचारे कम टूटते हैं, तो भैया वीक की कंडक्टेंस तो कमी होगी, है ना, ठीक है। अब बात करते हैं ये वाले फार्मूले की। आपने फोर्स वाला फार्मूला पढ़ा है, फोर्स वाला फार्मूला, कूलम्बिक फोर्स पढ़ा होगा, फिजिक्स के बच्चे हो, तो इसका बिल्कुल कुछ देखो, कुछ उल्टा सा है बिल्कुल, Q1 Q2 इसका नीचे है और इसका R क्या है, ऊपर है, ठीक है। तो जितना चार्ज होंगे, देखो ये चार्ज है हमारा और ऊपर क्या डिस्टेंस, तो अगर कैटायन और एनायन का डिस्टेंस दूर रहेगा तो साइज ऑफ नेट आयन या साइज ऑफ गैस आयन, कैसे, मानो आपका ये सोडियम है Na+, है ना, और ये मैग्नीशियम प्लस है Mg2+, और ये लास्ट वाला है एल्युमिनियम 3+। इसका साइज बताओ, छोटा साइज किसका है, एच ब्लॉक पढ़े हो ना, कौन सा है, Al3+ का, शाबाश, Al3+ का साइज सबसे छोटा है, सबसे बड़ा किसका है, इसका। और लेकिन पानी के अंदर किसका बड़ा, सबसे बड़ा साइज, सबसे बड़ा साइज पानी के अंदर किसका है, Na+ का। इन तीनों पे चार्ज कितने, इस पे +1 है, इस पे +2 है, इस पे +3 है, नहीं है, इस पे चार्ज कितना, +3, साइज सबसे छोटा इसका, एक तो इसका साइज छोटा, ऊपर से इसका चार्ज ज़्यादा, तो चार्ज बाई वॉल्यूम या चार्ज बाई वॉल्यूम में चार्ज डेंसिटी किसकी ज़्यादा होगी, इसकी, चार्ज बाई वॉल्यूम जो होगा रेशियो होगा किसका ज़्यादा होगा, इसका ज़्यादा होगा। तो वाटर मॉलिक्यूल कौन ज़्यादा अट्रैक्ट करेगा, सबसे ज़्यादा पानी, ये प्लस है, और ये डाइपोल है ना, डेल नेगेटिव, डेल पॉजिटिव और डेल पॉजिटिव। पानी का ये O वाला पार्ट कैसा होता है, नेगेटिव, और H वाले पार्ट कैसे होते हैं, पॉजिटिव, डाइपोल होता है ना, तो ये यहाँ पे आके टकराएंगे तो पानी को ज्यादा अट्रैक्ट करेगा, तो पानी की ज्यादा लेयर बनाएगा। जो छोटा होता है वो होता है मोटा, जो होता है छोटा वो पानी के अंदर होता है मोटा, और जो होता है मोटा वो पानी के अंदर होता है छोटा। तो इनमें से रियल में एक बार बताओ, आप एच ब्लॉक पढ़े हो, तो सबसे बड़ा कैटायन कौन सा है इनमें, सोडियम, और सबसे छोटा, लेकिन पानी के अंदर मानो उल्टा हो जाएगा, तो पानी के अंदर सबसे बड़ा ये और पानी के अंदर सबसे छोटा ये। तो कंडक्टिविटी, कंडक्टेंस तो पानी के अंदर देख रहे हैं ना, पानी के अंदर तो ट्रेवल करेंगे, वाटर के अंदर तो ट्रेवल कर रहे हैं हम, है ना, सॉल्यूशन तो हम जनरली वाटर ही लेते हैं। तो अब जो मोटू होगा वो चलेगा, वो कैटायन जाएगा कैथोड की तरफ, वो इतना मोटा ताज़ा, ग्रेविटी भी लग रही है उसके ऊपर, और खूब सारे पानी लग रहे हैं, और पानी से पानी का फ्रैक्शन, तो मोटू आदमी कम चल पाएगा, उसकी आयनिक मोबिलिटी कम होगी, और जो छोटू सा है उसकी आयनिक मोबिलिटी ज़्यादा होगी। लेकिन छोटू और मोटू की बात कब हो रही है, पानी का कपड़े पहन के, पानी वाले कपड़े पहनने के बाद, पानी की लेयर्स लगाने के बाद। जो कैटायन छोटा होगा, वो कैटायन छोटा कौन सा है इसमें, ये, तो है ना। तो अब इसके इधर नेक था बेचारा, नेक पहन का मतलब क्या है, कपड़े नहीं पहन रखे, कौन से वाले कपड़े नहीं पहन रखे, अरे पानी वाले कपड़े नहीं पहन रखे, कौन से वाले, पानी वाले कपड़े नहीं, वाले खाली अकेला गैसेस एटम है। अब पानी यहाँ लग गया तो छोटा कैटायन होगा वो पानी के अंदर कैसा होगा, बड़ा, और जो बड़ा होगा वो कैसा हो जाएगा, छोटा। तो जो इसमें बड़ा कौन सा है, सोडियम, तो पानी के अंदर क्या है, सबसे छोटा है ना, तो छोटे की जो छोटा होगा उसकी आयनिक मोबिलिटी ज़्यादा होगी, तो ये अच्छा दौड़ेगा पानी के अंदर, बड़ा आयन। लेकिन पानी के अंदर जो बड़ा आयन होता है पानी के जाने के बाद छोटा हो जाता है ना, आगे बात समझ में, अरे उल्टा ही तो करना है बस, मोटे का छोटा, छोटे का मोटा, बस। तो मैं इसी कह रहा था, तो आयनिक मोबिलिटी सबसे ज्यादा किसकी, इसकी, क्योंकि ये बाहर तो बड़ा है लेकिन पानी के अंदर छोटा है ना, क्योंकि इसकी चार्ज डेंसिटी कम होती है इसी कंपेयर में। ये ज्यादा वाटर मॉलिक्यूल अट्रैक्ट करेगा, ये वाटर मॉलिक्यूल कम अट्रैक्ट करेगा, क्योंकि इसका साइज बड़ा है, चार्ज बाई वॉल्यूम
एक बार बताओ, एक इतना बड़ा जग है ना, इसके अंदर 1 चम्मच चीनी डालोगे आप, एक छोटी सी प्याली है, टूट गई प्याली, सही है, तो ये प्याली है, इसमें 1 चम्मच चीनी है, इसके अंदर 1 चम्मच चीनी है। मीठी मीठी कौन सी है? ये एक जग क्या है ये। अब जुबान किसकी तरफ अट्रैक्ट होगी? जिसमें मिठे का शौकीन होगा। हाँ भाई सोहेल, मिठे के शौकीन हो तुम? क्या मीठा है, ये ज्यादा मीठा है? कहने का मतलब ये है चार्ज डेंसिटी, ऐसी चार्ज डेंसिटी होती है। इनके साइज तो नियर अबाउट मानो बराबर है, लेकिन चार्ज 3 है इस पे, इसमें 3 चम्मच चीनी है, इसमें 1 चम्मच चीनी है, और ये जो 1 चम्मच चीनी है बड़े बर्तन में है इसमें, और इसमें 3 चम्मच चीनी छोटे बर्तन में है, तो ये तो मिठास ज्यादा होगी। तो मतलब मिठास कौन सी वाली? चार्ज वाली। तो पानी को कौन ज्यादा खींचेगा? तो चार्ज डेंसिटी Al3+ पे ज्यादा है, तो पानी को ये ज्यादा खींचता है। तो पानी जब ज्यादा खींचेगा, पानी की लेयर ज्यादा लगेगी, तो बड़ा बन जाएगा ये पानी के अंदर जाके, और ये पानी के अंदर जाके छोटा बन जाएगा। आ गई बात समझ में? ठीक है, अब इधर सुनिए, ये यहां पे देखो, यहां पे फ्लोरीन कैसा है? छोटू। और आयोडीन कैसा है? बड़ू। तो सबसे छोटू ये हैं भाई साहब, क्लोरीन से बड़े, ये इनसे और मोटे, ये पूरा स्नान सामी बहुत मोटे। तो लेकिन पानी के अंदर सबसे मोटा कौन हो जाएगा? ये कहेगा भाई सबके अंदर तो 1 ही चम्मच डला हुआ है। यहां तो आप 4 से कह दोगे, यहां क्या कहोगे? भैया देखो यहां पे जो है, यहां चार्ज देखोगे आप, चार्ज है ना, चार्ज यहां ज्यादा है, चार्ज ज्यादा है यहाँ पे, तो चार्ज ज्यादा है तो भैया ज्यादा पानी लगाएगा, ज्यादा पानी लगाएगा तो ज्यादा बड़ा हो जाएगा ये, है ना। जिस पे चार्ज ज्यादा उसकी कंडक्टेंस कम, ठीक है। तो चार्ज को तो आप कर सकते हो, यहां पे तो चार्ज सेम है, सब पे 1-1 है। अब एक ये क्या है? ये बहुत बड़ा है, ये जग है पूरा, ये ड्रम है पूरा, ड्रम के अंदर एक इलेक्ट्रॉन है, मतलब 1 चम्मच चीनी है। ये क्या है? ये छोटा वाला ड्रम है, ब्रोमीन। और ये क्या है? छोटी सी प्याली। यहां पे F नेगेटिव है, चुप लो, यहां F नेगेटिव है, F नेगेटिव है, और यहां पे कौन है? I नेगेटिव। तो मुझे ये बताओ कि चार्ज डेंसिटी किसकी ज्यादा है? चार्ज बाई वॉल्यूम कहोगे तो वॉल्यूम कम है, चार्ज डेंसिटी किसकी ज्यादा है? F नेगेटिव की। तो F नेगेटिव जो होगा पानी को ज्यादा अट्रैक्ट करेगा, तो ज्यादा लेयर लगेगी, और ज्यादा लेयर लगेगी तो क्या होगा? ये मोटा हो जाएगा, और ये बेचारा कैसा हो जाएगा? वसीम तो मोटा है। तो फिर थोड़ा ही बात वसीम को बुरा लग रहा है फालतू में। तो ये बात होगी, बात क्लियर होगी, बात है, हो गई नहीं हो गई? आयनिक मोबिलिटी सबसे ज्यादा किसकी? आयनिक मोबिलिटी किससे ज्यादा होगी? जिसका साइज ना, जिसका साइज बड़ा होता है और पानी के अंदर छोटा होता है। तो आप जब पानी के अंदर डालने से पहले उल्टे ही याद कर लो ना, जिसका साइज बड़ा उसकी आयनिक मोबिलिटी ज्यादा, क्योंकि पानी के अंदर जाने के बाद उसका साइज उल्टा हो जाता है, जो बड़ा वो छोटा हो जाता है, छोटा तेज दौड़ता है। अब देखिए ये आपका, देखो अगला रूल देखो, अगर 0.1 m है, ये भी 0.1 m है, और ये क्या है आपका Na पॉजिटिव, इसी कंसंट्रेशन कितनी है? C1। और ये भी सोडियम है, लेकिन इसी कंसंट्रेशन कितनी है? 10⁻³ का मतलब क्या है? 0.001। तो मुझे ये बताओ, ये कंसंट्रेशन ज्यादा है, ये कंसंट्रेशन ज्यादा है? ऊपर वाली कंसंट्रेशन ज्यादा है ना। तो कंडक्टेंस जो होता है कंसंट्रेशन की अपोजिट होता है, और डायल्यूशन के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, ठीक है। आप इसको कैसे समझना है? नंबर ऑफ आयन बराबर है, इसको समझ तो लो, लिखने तो लग गए आप। फॉर एग्जाम्पल यहां पे इसके अंदर 10 आयन है, 5 कैटायन और 5 एनायन, ठीक है। अब इसी कंसंट्रेशन, ये कंसंट्रेशन थोड़ी सी ज्यादा है, इसमें मैंने पानी मिला दिया। आयन को बराबर रखना है, कभी कैटायन एनायन को, आयन को कंसंट्रेशन की जो बात करेंगे ना, आयन फिक्स होंगे। पानी से बढ़ाएंगे कंसंट्रेशन, और कम और ज्यादा पानी से करेंगे। पानी कम कर देंगे तो कंसंट्रेशन कैसे हो जाएगी? ज्यादा। और पानी ज्यादा मिला देंगे तो कंसंट्रेशन कैसे हो जाएगी? पानी ज्यादा मिला देंगे तो कंसंट्रेशन कम हो जाएगी। तो ये क्या हो गया आपका? अब मान लो ये 10 ही आयन है, तो 10 आयन में, लेकिन अब पानी क्या हो गया? ज्यादा। तो कंसंट्रेशन किसकी ज्यादा है? इसकी, ये C1 है, और ये कंसंट्रेशन कितनी है? C2। तो कंसंट्रेशन कम करने में आप नंबर ऑफ आयन्स को कम मत करिए, नंबर ऑफ आयन फिक्स है। पानी से कंसंट्रेशन कम और ज्यादा हो रही है, वरना वो तो हम पहले ही पढ़ चुके हैं, जिसके नंबर ऑफ आयन ज्यादा उसकी कंडक्टेंस ज्यादा।
तो कंडक्टेंस बराबर है, लेकिन अब क्या है, ये जो है, ये वाला जो है, आप कहो कि ये वाली जो कंडक्टिविटी, वो जो कंसंट्रेशन है वो 0.01 है, और ये वाली कितनी है, 0.1 है, तो ये वाली कंसंट्रेशन ज्यादा है ना। तो इसके अंदर जो वो तो मल्टी डिवाइड करके आई है, नंबर ऑफ आयन बराबर ही है, 10 है टोटल। तो ये जो नंबर ऑफ आयन 10 जो है, इसकी कंडक्टिविटी ज्यादा क्यों है, क्यों है इसके पीछे जानो। ये कैटायन है, ये एनायन है, ये कैटायन है, ये एनायन है, तो यहां पे ये दौड़ेंगे, इधर उधर दौड़ेंगे। तो जब आपका पानी ज्यादा होगा तो इनके आपस में आयनिक इंटरेक्शन कम होगा। जब पानी ज्यादा होगा तो दूरी होगी ना, है ना। और जब यहां पानी कम होगा तो कैटायन और एनायन क्या होंगे, पास होंगे, तो इनके बीच में आयनिक इंटरेक्शन बढ़ेगा नहीं बढ़ेगा। तो जब आपका वॉल्यूम कम है, पानी कम है, और कैटायन और एनायन, ये रहा कैटायन एनायन, कैटायन इधर जा रहा है और एनायन, कैटायन तो इधर जा रहा है और एनायन इधर आ रहा है, तो पास पास में होंगे तो क्या होगा, दोनों के बीच में क्या होगा, इलेक्ट्रोसिटी फोटो अट्रैक्शन लगेगा, आयनिक इंटरेक्शन लगेगा। अब पानी बढ़ा दिया, दूर दूर हो गए, अब आराम से भागे चले जाएंगे, एक दूसरे को अट्रैक्ट नहीं करेंगे। पानी और बढ़ाया तो और दूर हो गए, पानी और बढ़ाया तो और दूर हो गए। तो जितना पानी बढ़ाओगे तो कैटायन और एनायन की दूरियां बढ़ जाएंगी, और कैटायन एनायन की दूरियां बढ़ जाएंगी तो उनके बीच में आयनिक इंटरेक्शन कम हो जाएगा, क्योंकि हमें पता है फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या होता है, Q1 Q2 अपॉन R², ये 1/4/5 है। तो डिस्टेंस से क्या होता है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता नहीं होता है। तो कैटायन एनायन का जो इंटरेक्शन है कम हो जाएगा जैसे जैसे आप पानी मिलाएंगे, डाइल्यूशन करेंगे। तो डाइल्यूशन मिलाएंगे तो नंबर ऑफ आयन बराबर ही है, 10 इसमें है, 10 इसमें है, लेकिन अगर पानी मिलाने से अगर आप 10 को डिवाइड कर रहे हो, 10 मोल है इसके अंदर, अगर आप 10 को डिवाइड कर रहे हो कितने से, 100 से, 100 लीटर से, तो पर लीटर कितना आ गया, 0.1 मोल आ गया ना। तो इसके अंदर 10 ही थे ना, तो मैंने कितने डिवाइड कर दिया इसे, ये 10 मोल थे इसके अंदर, और ये कितना है हमारा 100 लीटर। अब मैंने पानी मिला दिया, इसके अंदर अभी भी 10 मोल ही है, 10 मोल है यहां पे। अब पानी मैंने कितना मिला दिया, कितना मिला दूं बताओ, इतने लीटर मिला दूं मैं, तो है ना 10 मोल थे पानी, मैंने 100 लीटर के बजाय क्या कर दिया, 10,000 लीटर कर दिया, तो 10 मोल हो गए हमारे। और नीचे कितना ही खटा खटा, तो कितना कट जाएगा यहाँ पे 0.001, एक जीरो है ना। तो 0.001 का कंसंट्रेशन का मतलब क्या है, इसके अंदर आपने पानी कितना लिया, ज्यादा लिया है, मोल 10-10 ही है, नंबर ऑफ मोल जो है वो 10-10 ही है। इसमें पानी कम है, इसमें पानी ज्यादा है। जब पानी ज्यादा होगा तो कंसंट्रेशन क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी, और जब पानी कम होगा तो कंसंट्रेशन क्या होगी, कंसंट्रेशन क्या होगी, ज्यादा होगी। आगे मेरी बात समझ में। तो नंबर ऑफ आयन बराबर है। अब लेकिन ये जो 10 आयन है, ये ट्रेवल जो कर रहा है, ये जो आयनिक मोबिलिटी है इनकी, ये जो है इनके पास पास में ही है, ये इधर से कैटायन जा रहा है, उधर से एनायन जा रहा है, बिल्कुल बराबर से निकल के, क्योंकि पानी कम है। तो आयनिक जो इंटरेक्शन है वो ज्यादा होगा, है ना। अब लेकिन इसके अंदर क्या है, पानी, खूब पानी है, तो कैटायन एनायन दूर हो गए, तो 10 जो है वो इतने सारे पानी में, पहले 10 जो थे कम पानी में थे, तो जब आप पानी बढ़ा दोगे तो कैटायन दूर है, एनायन दूर है, तो इनके जो स्पीड है ना कैथोड तक पहुंचने की कैटायन की, और एनायन की एनोड तक पहुंचने की जो स्पीड है वो थोड़ी तेज रहेगी, क्योंकि इनका कैटायन का और एनायन का आपस में इंटरेक्शन जो है वो क्या हो गया, खराब हो गया। क्योंकि क्यों हो गया खराब, पानी मिलाने से दूर दूर हो गए, तो ये अब आपस में अट्रैक्ट नहीं कर रहे। जो इनका काम है, जो इनका वर्क है, किधर जाना है, कैटायन कहाँ जाना है, कैटायन जाना है कैथोड, एनायन जाएगा एनोड, आपस में इंटरेक्शन क्या हो गया, खत्म हो गया। आपस में इंटरेक्शन होने की वजह से इनकी स्पीड धीमी पड़ रही थी ना, तो डाइल्यूशन बढ़ाने से कंडक्टेंस क्या होगा, डाइल्यूशन बढ़ाने से, पानी मिलाने से डिस्टेंस दूर हो जाएगा ना कैटायन एनायन का। जो इनका काम है कैथोड पे जाना, तुम्हारा काम है एनोड पे जाना, एनायन का काम क्या है, एनोड पे जाना, और कैटायन का कैथोड पे, वो काम वो बरकरार करेंगे तो आयनिक मोबिलिटी बढ़ जाती है। पानी मिलाने से, डाइल्यूशन करने से, पानी मिलाने से, डाइल्यूशन करने से आयनिक मोबिलिटी बढ़ जाएगी, क्योंकि कैटायन और एनायन हो जाएंगे, दूर दूर हो जाएंगे, तो उन दोनों के बीच में आयनिक इंटरेक्शन क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। जब आयनिक इंटरेक्शन दोनों के बीच में कम हो जाएगा तो क्या नाम है, उनकी कंडक्टेंस बढ़ जाएगी। तो कंसंट्रेशन बढ़ाने से, ये कंसंट्रेशन मैंने बढ़ा दी, ये रही, तो कंसंट्रेशन बढ़ाने से आप आयन, नंबर ऑफ आयन को तो वही रहेंगे, नंबर ऑफ कैटायन एनायन इतने रहेंगे, तो कंसंट्रेशन बढ़ेगी कैसे, घटेगी कैसे, आप सिर्फ सॉल्वेंट को छेड़ेंगे, है ना। आगे मेरी बात समझ में। पानी बढ़ाने से विस्कोसिटी तो बढ़ेगी नहीं, किसने कहा, विस्कोसिटी क्या है, विस्कोसिटी होती है पर यूनिट होता है ना, एक कंसंट्रेशन की तरह होती है ना विस्कोसिटी के नाम, इतनी की, चाहे विस्कोसिटी चाहे इतने बड़े शहद की हो, चाहे इतने तो शहद की हो, विस्कोसिटी तो बराबर होती है ना।
जो पानी की विस्कोसिटी है वो पानी की कौन सी विस्कोसिटी है, चाहे इतने पानी की हो चाहे इतने पानी की हो, है ना, विस्कोसिटी से कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। अब कंडक्टेंस जो होती है वो टेम्परेचर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है। तो ये हुआ देखो, तो टेम्परेचर बढ़ाने से क्या होता है, विस्कोसिटी क्या हो जाती है सॉल्वेंट की, कम हो जाएगी, तो आसानी से ट्रेवल करेगा वो। भैया कैटायन एनायन क्या, कैटायन एनायन की का क्या मतलब विस्कोसिटी से, अरे कैटायन और एनायन ने कपड़े जो पहन रखे हैं वो तो पानी के पहन रखे हैं, पानी को तो लेके जा रहे हैं साथ, तो पानी जब जाएगा इधर को और रुका हुआ पानी जो होगा, पानी और पानी आपस में टकराएगा ना, तो विस्कोसिटी होगी नहीं होगी। तो यहाँ पे टेम्परेचर बढ़ाने से क्या होगा, कंडक्टेंस बढ़ेगी, क्योंकि उसकी विस्कोसिटी कम हो जाती है। विस्कोसिटी क्या होती है, पानी पानी को जो अट्रैक्ट करते हैं, जो पानी के मॉलिक्यूल के बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा वो होती है विस्कोसिटी। अब टेम्परेचर बढ़ाओगे तो वन डे वाला फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम हो जाते हैं। इसके अंदर कौन सा वाला वन डे वाला फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है पानी के अंदर, हाइड्रोजन बॉन्डिंग। हाइड्रोजन बॉन्डिंग तो हीट करने से क्या होगा, हाइड्रोजन बॉन्डिंग क्या बढ़ जाएगी, कम पड़ जाएगी। ठीक है, कंडक्टिविटी अपनी हो गई। कंडक्टिविटी क्या होता है, टाइम क्या हो गया बताओ मुझे, मोलर कंडक्टिविटी कल से पढ़ा देंगे, मोलर कंडक्टिविटी कल से पढ़ा देंगे, ठीक है, समझ में आया सही से।